अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट और चैप्टर का नेम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 द एटमॉस्फेयर। इसमें आपके पास जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमें यही बताया गया है कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है उसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसकी 4 लेयर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है इसमें हमारे पास हर चीज़ जो है उसकी एक स्पेसिफ़िक रेंज है, स्पेसिफ़िक कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से जो है एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो जो सारी कंसंट्रेशंस जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही है, चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है वो स्टार्ट होता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें भी यही बताया गया है कि एटमॉस्फेयर जो है एक्चुअल में डिफरेंट गैसेस का जो है वो एक इन्वेलप है अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट जो है वो गैसेस हैं और इनकी वैल्यूज़ जो है वो भी डिफरेंट है। इसमें ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन की है, बाकी जो है वो ट्रेसेस अमाउंट में मौजूद होती हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स में यानी जो ट्रेसेस अमाउंट में मौजूद होती हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इन्हीं की वजह से एक बैलेंस क्रिएट हुआ है। अगर इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे से यहाँ जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो जो है एटमॉस्फेयर वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, उनमें कंसंट्रेशन के चेंज होने से पूरा हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें यही बताया हुआ है कि अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास लाइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेरिक सरफेस एंड 75% लाइज विद इन द लोएस्ट 11 किलोमीटर। यानी जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है ये एटमॉस्फेरिक गैसेस की वो लोअर लेयर में ज़्यादा है, जबकि अपर लेयर में जाते जाते कम हो जाती है। ठीक है, इसमें यही बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस हैं, ये कुछ इसको आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है। इसमें ये बताया हुआ है कि जो सनलाइट है उसमें जो रेज़ होती हैं वो कितने % जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है, कितने % रिफ्लेक्ट करती है, और इसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर जो है वो 4 लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब इन जो लेयर्स में हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती जाती है। जैसे जैसे हम जो है अपवर्ड मूव करते जाते हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी पहाड़ पे जो है वो जा रहे होते हैं ऊपर उसके, तो क्या होता है जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की वहाँ कमी होने की वजह से सांस जो है वो ठीक से नहीं ले पा रहे होते। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। ठीक है, तो यही रीज़न है। ठीक है, और गैसेस में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन भी मौजूद होती है ना। एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारे पास सांस लेने का अमल जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेस डिक्रीजेस ग्रेजुअली अपवर्ड दैट रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, यानी गैसेस की कम होने की कंसंट्रेशन कम होने से जो हमारे पास प्रेशर है वो भी अपवर्ड जो है वो लोअर होता जाता है। बट जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, रेगुलर चेंज नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, इस तरह होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है उसमें रेगुलरिटी नहीं है, जबकि गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलर डिक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर भी डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पेज है पेज नंबर 119, इसमें आपको ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये सारा इसके ज़रिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अर्थ जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ठीक है, उसके अलावा इसमें टेम्परेचर बताया हुआ है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है उसमें हमारे पास जो है टेम्परेचर क्या करता है, अपवर्ड टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड डिक्रीज़ करता है, फिर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, इस तरह। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर की रेंज वगैरह बताई हुई है। जो नेक्स्ट हमारा पेज है उस पर ये सारी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है।
अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि अर्थ सरफेस से उनकी हाइट कितनी है, उसके अलावा टेम्परेचर रेंज, यही हमने प्रीवियस जो पेज है इसमें भी हमने यही चीज़ देखी है, ठीक है। अगर आपने ये याद करना हो, ये पैराग्राफ और ये चीज़, तो आप जस्ट ये टेबल याद कर लें तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर जो है वो अर्थ सरफेस से 0 to 12 किलोमीटर जो है वो अबव है। टेम्परेचर वहाँ कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस से वो कम होता होता -58 तक चला जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। फिर जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के नीचे है स्ट्रेटोस्फियर, उससे ऊपर जो, ठीक है, वो हमारे पास उसकी जो हाइट है वो 12 से 50 है। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो शुरू हो जाती है ना, तो वो 12 से 50 किलोमीटर है। वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, -58 से 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के अगली वाली मीज़ोस्फेयर। मीज़ोस्फेयर में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हाइट कितनी है, 50 से 85 किलोमीटर। यहाँ फिर से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से वो -93 डिग्री सेल्सियस में जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्मोस्फेयर। थर्मो मतलब हीट, थर्म मतलब हीट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी ना, 85 से 120 किलोमीटर इसकी हाइट है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लिमिट यहाँ पे कोई नहीं बताई हुई। नेक्स्ट चलिए इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। ट्रोपोस्फियर है हमारे पास। तो ट्रोपोस्फियर जो है इसमें हमारे पास जो मेजर कंसंट्रेशन होती है जो दो गैसेस की, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास जो ट्रोपोस्फियर का 99% वॉल्यूम बना रही होती हैं। बाकी गैसेस भी इसमें मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं उनकी, ठीक है। ऑल्दो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इज नेग्लिजिबल इन एटमॉस्फेयर, येट दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. Both of these gases allow visible light to pass through, but the infrared radiations emitted by the Earth's surface. Therefore, these gases absorb much of the outgoing radiations and warm the atmosphere. As the concentration of gases decreases gradually with the increase of altitude, correspondingly temperature also decreases at a rate of 6 degrees Celsius per kilometer. This is the range where all weather crafts, almost all aircrafts, fly in this region. तो इसमें यही बताया हुआ है कि हमारे पास जो है मेजर जो कंसंट्रेशन है ट्रोपोस्फियर में वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है। इसके अलावा बाकी जो है उनकी कंसंट्रेशन कम है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर वेपर्स होगी, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, ठीक है। जो हमारे पास विजिबल लाइट है उसको पास करती हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने पाते, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ से जो हैं वो इमिट हो रही होती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उनका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है, यानी वो वार्म रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम जो है वो हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है, हर 6 किलोमीटर चेंज, यानी 6 किलोमीटर पे चेंज होगा, फिर 12 पे जाके चेंज हो जाएगा, फिर 18 पे जाके चेंज हो जाएगा, ये सारा, ठीक है। और इसी जो हमारे पास लेयर में जो जितने भी वेदर क्राफ्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे मूव करते हैं, और वेदर के बारे में जो जितना भी डिस्कशन होता है इस रीजन में जो है वो देखा जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर है उसके बाद हमारे पास, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के नेक्स्ट वाली लेयर है, और ये 50 किलोमीटर होती है आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रोपोस्फेयर से आगे, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। हमने ऊपर टेबल में भी पढ़ा था कि -58 से टेम्परेचर 2 तक जाता है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसकी रीज़न ये है कि इस वाले रीजन में, इस लेयर में हमारे पास ओजोन मौजूद होती है। ओजोन का काम ही एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है। अब रेडिएशंस होती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से ओजोन इस लेयर में मौजूद होने की वजह से इस वाली लेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब होता ये है कि एक्चुअल में इसी वजह से जो है हम इस प्लैनेट पे जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर तो ओजोन ना होती, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस ना होता, तो टेम्परेचर जो है वो इस प्लैनेट पे कम होता, तो वहाँ पे रहना जो है वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दी होती, तो आपको पता है ना हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी बेयरेबल होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि
यहाँ पे इस वजह से कि ओजोन की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल हद तक बढ़ता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे जो है वो जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। So the stratosphere is layered in atmosphere. Ozone in the upper layer absorbs high energy ultraviolet radiations from the sun. It breaks down into monoatomic and diatomic oxygen. अच्छा, जब ओजोन जो है वो सन से आने वाली रेडिएशंस को, यूवी रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है ना, मोलिकुलर O3। तो क्या होता है, जब ये एब्जॉर्प्शन होती है रेडिएशंस की, यूवी रेडिएशंस की, तो ओजोन जो है उसमें डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन मतलब वो टूट जाती है O2 में और O में, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों में चेंज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फीयर है, मिड स्ट्रेटोस्फीयर आती है। तो अपर स्ट्रेटोस्फीयर में हमने पढ़ा कि डीकम्पोजिशन होती है ओजोन की, ठीक है, और बनती है O2 और O। जबकि मिड स्ट्रेटोस्फीयर में कम रेडिएशन जो हैं वो पास होती हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, दोनों मिलेंगी, ठीक है, मिलेंगी तो हमारे पास फिर से ओजोन बन जाएगी। O2 और O जो है वो रिकम्बाइन करेंगी, यहाँ पे कम्बिनेशन होगी, वहाँ पे डीकम्पोजिशन हुई थी, यहाँ पे कम्बिनेशन होगी। कम्बिनेशन किसकी, ऑक्सीजन की, O2 की और O की, ठीक है, ये दोनों मिलेंगी तो हमारे पास फिर से O3 बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें बहुत ही कम रेडिएशंस आती हैं यूवी, इस वजह से यहाँ पे ओजोन जो है वो नहीं फॉर्म्ड होती, ठीक है। ये यहाँ पे यही सब बताया हुआ है कि अपर लेयर है उसमें ओजोन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन होती है, तो O2 और O बनती है, यानी ऑक्सीजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड। फिर हमारे पास मिड स्ट्रेटोस्फीयर आती है, उसमें कम यूवी रेडिएशन पास होती हैं और फिर वहाँ पे कंपोजिशन का प्रोसेस होता है, कंबाइन होती हैं O2 और O, तो फिर से ओजोन बन जाती है। लेकिन लोअर लेयर में सबसे कम रेडिएशन जो हैं वो पास होती हैं, दैट्स वाई वहाँ पे ओजोन फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है पॉल्यूटेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉल्यूटेंट्स जो है एक्चुअल में कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि किसी चीज़ को की प्योरिटी को डिस्टर्ब करे, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एक होते हैं पॉल्यूटेंट्स और एक होते हैं कंटामिनेंट्स, ठीक है। पहले तो बात ये हम देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स जो होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिपेंड करता है उस पर कि कितनी पॉल्यूशन जो है ये पॉल्यूटेंट्स कॉज करेंगे, ठीक है। यानी वो जो पॉल्यूटेंट्स जिसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज हो रही है, उसमें 3 मेजर कौन सी चीज़ें हैं। एक ये कि वो कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ठीक है, उसकी नेचर कैसी है और उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी, इसको अंडरलाइन कर ले। 3 फैक्टर्स डिटरमाइन द सेवरिटी ऑफ अ पॉल्यूटेंट, इट्स केमिकल नेचर, फर्स्ट वन, सेकंड वन इज़ कंसंट्रेशन एंड थर्ड वन इज़ परसिस्टेंस, ठीक है। यानी वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है या कुछ ऐसी जो हमारे पास कंडीशंस हैं उसमें सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, एक्चुअल में होता ये है कि जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो है या इस तरह की जो फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग है, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे जो गैसेस वगैरह निकलती हैं वो एयर में जाती हैं, तो एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्रियल, उसको दरियाओं वगैरह में यानी वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनमें वो मिला देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। इस तरह सॉइल पोल्यूशन कॉज होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। यानी जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं या बर्निंग के प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें हमारे पास जो हैं एग्जॉस्ट हो रही होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये सारी जो है ये पोल्यूशन कॉज कर रही होती है, ठीक है। इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हार्मफुल होता है लाइफ के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी इस एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं, पॉल्यूटेड कर रही हैं। अच्छा, एक्चुअल में हमारे पास जो है पॉल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होती है, जबकि कंटेमिनेंट्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को इम्प्योर करते हैं, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पॉल्यूटेंट्स जो पॉल्यूशन कॉज करेंगे, जबकि कंटेमिनेंट्स किसी चीज़ को इम्प्योर करते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर होने से पॉल्यूशन होगी ना, जब कोई चीज़ इम्प्योर होगी तो ऑब्वियसली वो आगे पॉल्यूशन कॉज करेगी।
नेक्स्ट हमारे पास है द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंस बियॉन्ड अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया है कि हमारे पास अभी हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि हर चीज़ जो है उसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, उससे कम या ज़्यादा होने पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्चुअल में ये कंसंट्रेशंस बढ़ती हैं या कम होने की वजह से पोल्यूशन कॉज होती है, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से चीज़ बढ़ जाती है ना तो वो नुकसान देती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, अगर वो कंसंट्रेशन उससे बढ़ जाए, वो एक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उससे अगर चेंज हो जाएगी तो पोल्यूशन होगी, ठीक है। तो इसमें यही हमारे पास बताया गया, एयर पोल्यूटेंट्स चेंज द वेदर, बैडली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, डैमेज द प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स। एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, ये सब करते हैं, यानी वेदर चेंज होता है, उससे ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, उसके अलावा प्लांट्स और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बनती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है इनके कंबशन से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बनाती हैं, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स में हमारे पास आता है जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, ये सारे। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र है ना, जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जो हैं वो क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करते हैं या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और ओजोन के साथ साथ पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनती है, ठीक है। ये सारे हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, ऊपर प्राइमरी थे नीचे सेकेंडरी हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो इसमें भी यही चीज़ बताई हुई है कि हमारे पास जो है 99% जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करता है। Although other gases are major constituents, they can have more major effect on the environment because atmosphere determines the environment in which we live. So these constituents are safe up to a concentration limit, but in some areas this limit has been crossed considerably. यहाँ पे यही चीज़ बताई हुई है कि हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर में हर गैस की कंसनट्रेशन जो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है उसके चेंज होने से, उनकी कंसनट्रेशन के चेंज होने से हमारी जो है लाइफ जो है वो सारे डेंजर में आ जाती है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम चेंज होता है, एनवायरनमेंट जो है वो बैडली इफेक्ट होता है, उस वजह से पॉल्यूशन कॉज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये सारी रीजंस जो हैं पॉल्यूशंस की हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि अभी हमने पहले भी बात की कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, वोल्केनिक eruption है, इन सब से, इनकी कंबशन से, ऑर्गेनिक मैटर की या इनकी डिकम्पोजिशन से हमारे पास जो है ये गैसेस बनती हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जब फॉसल फ्यूल्स जिसमें हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बायोगैस, ये सारे जितने भी गैसेस हैं इनकी जो डिकम्पोजिशन होती है या इनको जब इनकी कंबशन की जाती है, यानी बर्निंग प्रोसेस में इनको यूज़ किया जाता है, उस दौरान जितनी भी गैसेस जो हैं वो इमिट होती हैं, उनमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स एंड बर्निंग ऑफ वुड आल्सो इमिट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई बर्निंग प्रोसेस हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ओपन एयर में हमें बर्निंग का प्रोसेस करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि तब ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो जितनी हमें चाहिए होती है वो हमें ईजिली अवेलेबल होती है। लेकिन जब हम एक बंद कमरे में जब बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त जो है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है।
अब वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी वजह से सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि ओपन एरियाज़ जो है वहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस करना चाहिए, बंद कमरे में बर्निंग से गुरेज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।